अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद होता है, इसको डिस्कस करने से पहले व्हाट इज़ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन इस तरह से है कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से वो क्या बनता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन दोनों लिहाज से आपने बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, और इस तरह एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या बनता है, आयन बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, जिसमें पॉजिटिव आयन भी बन रहा है, नेगेटिव आयन भी बन रहा है। पॉजिटिव आयन कौन सा, यहाँ पे ये सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, और ये नेगेटिव आयन फ्लोराइड आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने यहाँ पे जो है वो फिक्स करना है, अब हमने महदूद रहना है कहाँ पे, कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हवाले से पढ़ेंगे, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। इसको डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट इसको बना लेते हैं कि पहले नंबर पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी रिक्वायर्ड, पहला पॉइंट हमारा हो गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड। उसके बाद किस चीज के लिए, रिमूव करने के लिए, किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमारे यहाँ पे दो मेन हेडिंग हो गई, एक एनर्जी रिक्वायर्ड और उसके बाद आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको चलें दूसरे नंबर पर ये कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन मेन हेडिंग है, इसी को हमने डिस्कस करना है वन बाई वन। तो पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो क्यों रिक्वायर होती है, क्या वजह होती है कि हम एनर्जी जो है वो देते हैं तब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है। तो स्टूडेंट सिंपल रीजन है, यही रीजन जो है पूरे इस टॉपिक में जो है वो चलेगी। रीजन ये है कि जब भी कोई हम एटम लेते हैं, उस एटम में मौजूद जो है वो जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन क्या करेंगे, बाहर के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो पहले शेल में हो, दूसरे, तीसरे या चौथे में, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन पे रहती है। तो क्योंकि न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी देते हैं, ताकि वो एनर्जी दें और वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली निकाला जा सके। तो यही रीजन है। रीजन क्या बताई मैंने कि इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहता है, उनके दरमियान एक फोर्स है, फोर्स को तोड़ने के लिए ही एनर्जी दी जाती है। और दूसरी रीजन, अब एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ये कंडीशन बताई गई है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब लफ्ज है आइसोलेटेड और गैसियस। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिया, गैसियस एटम की बजाय हमने लिक्विड और सॉलिड क्यों नहीं लिया। तो रीजन ये है कि अगर हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, सॉलिड की फॉर्म में कोई हम एटम लेंगे तो उसके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएंगी। तो हमने वो लेना है जिसके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो। तो हम एक ऐसा एटम ले रहे हैं जो क्या हो, और जिनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो। तो कम किन के दरमियान होती हैं, जो जब कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में पाया जाता है तो वो क्या होता है, उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ये लफ्ज यहाँ पे यूज किया हमने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और कब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब मोस्टली पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम आगे चलेंगे
जिसमें हमने ये देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एनर्जी का लफ्ज जहां पे भी आ जाए तो आपने ये करना है कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, एनर्जी देनी है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी दी जाती है, एनर्जी को एंटर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, क्योंकि हम एनर्जी का लफ्ज यूज कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो मतलब उसमें कुछ ना कुछ यूनिट होंगे, जैसे किलो जॉल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है इसका यूनिट होता है। स्टूडेंट ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने इसको नोट करना है आपके लिए, एक नई बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जिस भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेज हैं जितनी भी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, हम कहते हैं कि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब इन सब की नोबल गैसेज की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इनका डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। और स्टेबल होते हैं मतलब इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इनको, नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज, नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट करती नहीं है, क्योंकि ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। स्टेबल होने की वजह से इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो उसके बाद दूसरा अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल क्या होती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, और कम होने की वजह से ये कम स्टेबल हैं। कम स्टेबल होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन से फैक्टर हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टडी करेंगे, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट को स्टडी करेंगे। अब पहले ये पढ़ लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इसको, ये हमारे लिए नई टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी एक एटम है, एटम में मौजूद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अपने शेल्स में जो है वो हरकत कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ये पहला शेल है के, एल और एम, इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, और इसमें कितने हैं, फर्ज कर लें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट पहले नंबर पर स्टडी करना है। शील्डिंग इफेक्ट को, शील्डिंग इफेक्ट ये होगा कि ये जो शेल हैं इनको हम कहेंगे इनर शेल, और ये क्या होगा, आखिरी शेल जो है उसको हम नाम देंगे आउटर शेल। तो इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये दोनों यहाँ पे मौजूद जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये शील्ड का काम कर रहे हैं, शील्ड यानी ढाल बना रहे हैं, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा, कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंच पाना, ये क्या कहलाता है, ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये 2 मिलती जुलती टर्म है, इसको आपने मिक्स अप नहीं करना। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ये वाले इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं, जितनी ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रही। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो होता है प्रोटॉन की वजह से होता है, तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जितना कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये के में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के करीब है, तो ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसके ऊपर डाल रहा है। उसके बाद कम फोर्स जो है वो इसके ऊपर है, और सबसे कम फोर्स जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इसके ऊपर कम हो जाना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड हो रहा है 2 पे, फिर 8 पे, और फिर उसके बाद क्या होगा 2। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का कम हो जाना क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इनका ढाल बना लेना इलेक्ट्रॉन का, इस ढाल को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टर्म हैं जिसको आपने मिक्स नहीं करना।
तो ये कुछ फैक्टर हैं, अगर ये बढ़ेंगे या कम होंगे तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ये हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे रीजन। और आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये चीजें हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट अब हम देखना चाहते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के। ट्रेंड का मतलब ये है कि अब हमने ये बताना है कि ग्रुप्स में और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। अगर बढ़ती है तो किस तरह से बढ़ती है, अगर कम होती है तो क्यों मतलब क्यों कम होती है, ठीक है। ये रीजन हमने इसको बतानी है। अगर हम देखें वेरिएशन इन ग्रुप्स कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इसकी रीजन क्या है, ठीक है। अब ग्रुप जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं, जैसा कि आप ग्रुप नंबर 1 को देख लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांशियम भी, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 में पाए जाते हैं। तो आप उसमें देखें कि उसमें टॉप टू बॉटम अगर आप आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल की तादाद में इजाफा होता है। दूसरे नंबर पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगा इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़ेगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो शेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर शेल की तादाद कम है शील्डिंग इफेक्ट कम है, अगर शेल बढ़ते जाएंगे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लेंगे और बाहर के इलेक्ट्रॉन तक फोर्स नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका ये मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि शेल की तादाद भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक रीजन ये, और उसके बाद एटॉमिक साइज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हमने कहा कि शेल क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, शेल के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आपने फोकस करना है। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी को समझना चाहते हैं तो आप ये देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये जो मैं जुमला आपको सामने बोल रहा हूं इसको आपने लिख लेना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या कम है या ज्यादा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, यानी ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये इसके और इसके दरमियान फोर्स अगर ज्यादा है तो बाहर से जो हम इसको एनर्जी देंगे इसको निकालने के लिए वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस यानी कि जो एनर्जी हम देंगे वो इसको कम देंगे। तो यहाँ पे ग्रुप में क्योंकि शेल की तादाद में इजाफा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उसके वजह क्या है कि शेल इंक्रीज होंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से डिक्रीज होता है, देखें यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है क्योंकि शेल की तादाद में इजाफा होगा। शेल की तादाद में इजाफे के साथ साथ न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उसकी गिरफ्त कमजोर होती जाएगी। इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा मतलब डिक्रीज होता जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसकी गिरफ्त जो है इस पे कम हो जाएगी। अगर गिरफ्त कम हो जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये ट्रेंड है किसमें, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जैसे जरा मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल का बताया, सेम जो है इसमें आपने वही अप्लाई करना है।
दूसरा है इसका ट्रेंड वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड कहां से होते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है उन रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इंक्रीज क्यों होती है, रीजन है, ये रीजनेबल क्वेश्चन भी होता है, बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमने रीजन ये बतानी है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो ये लिखा हुआ है कि इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आप ये देखेंगे कि आप एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा शेल इन्वॉल्व नहीं होता। आप करके देखिएगा इसको तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम। शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन सेम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता तो उसमें जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता, वो इंक्रीज हो जाता। तो क्योंकि एक ही शेल है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो भी सेम होता है। और उसके बाद एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होता है। हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती जाती है। एटम जो होता है वो मजीद छोटा होता जाता है। वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो एटम छोटे से छोटा होता जाएगा। इसका मकसद ये है कि लिथियम यहाँ पे बहुत बड़ा एटम होगा और नियॉन जो है उसके मुकाबले में छोटा होगा। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। वही कह रहा हूं कि इस पे फोकस करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो एटम का साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उतनी ज्यादा होगी। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो ये इसी वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद फोर्थ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे हम इंक्रीज होगा, यानी कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये कुछ एटम लिखे हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज है सेकंड पीरियड के, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपने फोकस करना है, इसको आपने राइट डाउन करना है। और मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें आपने उन दोनों के ऊपर फोकस करना है। हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। अब वाकई देखें आप तो ये बढ़ रही है, लेकिन कुछ जो है इनमें एक्सेप्शन पाई जाती हैं। जैसे बेरिलियम और आप बोरान को देखें तो बेरिलियम यानी कि इसकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी उससे थोड़ी कम है। यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन पाई जाती है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए और इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ रही है ऐसे, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ना चाहिए था। इसकी ज्यादा है, उसकी कम क्यों है, ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरा आपने एक और वेरिएशन देखनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, कि नाइट्रोजन की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। वाई? तो ये भी आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने इसको क्या करना है, वो सॉल्व करना है। अगर नहीं होता तो उसमें आपने कमेंट करना है। और लास्ट में आपने ये देखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लेते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल क्यों हो जाता है। जैसे आप मैग्नीशियम के एग्जांपल लें, मैग्नीशियम में आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ये मैग्नीशियम का एक एटम है जिसमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं। जब आप क्या करते हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 738 किलो जॉल पर मोल। अब क्या हो जाता है कि इसके पास पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या थी, बराबर थी, यानी 12 प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब प्रोटॉन जो है वो 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 11।
तो क्या करता है, जो इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालना चाहें, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है, इसको आप एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी जो देते हैं वो कितनी एनर्जी होती है, 1450 किलो जॉल पर मोल, 1450। एनर्जी बढ़ क्यों गई, रीजन क्या है, रीजन ये है कि बकिया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेशियो को चेक करें, प्रोटॉन 12 है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, एटम का साइज कम हो जाता है, एटम का साइज कम है तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गई है, और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, वाई, आपने ये रीजन बतानी जो मैंने आपको अभी बताई। और उसके बाद सेकंड के बाद अगर आप मैग्नीशियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो उसके लिए आपको 7730 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी होगी। ये एनर्जी और क्यों बढ़ गई भाई, जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाएंगे उसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो वैसी रहेगी, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, यानी न्यूक्लियस की फोर्स प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता जाएगा, जितने क्लोज होते जाएंगे न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने क्या करना है, इसमें से इसको राइट डाउन कर लेना इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि व्हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। सो इट्स ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।